नमस्कार मित्रों, सत्वाई आयुर्वेदा में एक बार फिर से हम बात करेंगे बस्ती के बारे में। बस्ती को कैसे दिया जाता है, बस्ती देने के पूर्व कर्म, प्रधान कर्म एवं पश्चात कर्म क्या क्या होते हैं, किन कंडीशंस में बस्ती यदि बाहर ना आए तो क्या करना चाहिए, मैकेनिज्म ऑफ बस्ती क्या होती है, यानी कि बस्ती कैसे कार्य करती है, इसके अलावा क्या बस्ती के भी कोई साइड इफेक्ट होते हैं, इन सभी के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। और इन सभी के बारे में जानने के लिए हमारे इस वीडियो को अंत तक देखें। पिछले वीडियो में हमने बात की कि बस्ती को बस्ती क्यों कहते हैं, बस्ती एनिमा से कैसे डिफरेंट है, किस प्रकार की बस्तियां होती हैं, कितनी होती हैं और इन बस्तियों के क्या क्या लाभ होते हैं। आज के वीडियो में हम इसके आगे की जानकारी आपसे साझा करेंगे। बस्ती कैसे देते हैं, बस्ती देने के लिए 3 कर्म होते। सबसे पहले पूर्व कर्म, दूसरा प्रधान कर्म और तीसरा पश्चात कर्म। जैसा कि हमने बताया कि बस्ती का कार्य सारे शरीर पर होता है, शाखाओं में, मर्म पर, सभी आशियों पर, सभी पर बस्ती का प्रभाव पड़ता है। इसलिए बस्ती के पहले स्नेहन और स्वेदन किया जाता है। स्नेहन का अर्थ होता है कि पूरे शरीर में या स्थानिक रूप से तेल का अभ्यंग करना। स्नेहन आंतरिक भी होता है और बाह्य भी होता है। आंतरिक स्नेहन के लिए स्नेहपान कराया जाता है, यानी कि किसी भी प्रकार का स्नेहन यानी कि घी, तेल आदि का पान कराया जाता है। और बाह्य स्नेहन के लिए तेल से अभ्यंग किया जाता है, सर्व शरीर का मसाज किया जाता है। क्योंकि अक्सर ये कहा जाता है कि बस्ती एनस के द्वारा दी जाती है, तो सारे शरीर से ये दोषों को किस प्रकार निकालती है, इसी के लिए स्नेहन स्वेदन बहुत महत्वपूर्ण है। स्नेहन यानी कि घृतपान अथवा तेलपान अथवा अभ्यंग के द्वारा ये दोषों को कैरियर प्रोवाइड करता है। दोष स्नेह द्रव्य में चिपक कर या घुल कर स्वेदन करने पर पिघल कर वाहिनियों के द्वारा डाइजेस्टिव सिस्टम में आ जाते हैं। स्नेहन करने के लिए विभिन्न तेलों का इस्तेमाल किया जाता है। महानारायण तेल, धानवंतर तेल, सहचर तेल आदि का प्रयोग किया जाता है। स्वेदन करने के लिए वाष्प स्वेद, अवगाह स्वेद या फिर नाड़ी स्वेद आदि का प्रयोग किया जाता है। कई परिस्थितियों में स्नेहन स्वेदन के बिना या इसमें से किसी एक को किए बिना भी बस्ती दी जाती है। जैसे कि गर्भिणी में जब 8वें मास में बस्ती दी जाती है, या फिर किसी व्यक्ति को यदि इमरजेंसी में बस्ती देनी है, या फिर बहुत ही छोटे बालकों को अगर बस्ती देनी है तो स्नेहन स्वेदन नहीं किया जाता है। हृदय रोग में बहुत ज्यादा पित्त वृद्धि होने पर ऐसी अवस्था में बिना स्वेदन के अथवा बहुत मृदु स्वेदन करके भी बस्ती दी जाती है। बस्ती प्रोसीजर यानी कि प्रधान कर्म, इसे मुख्य कर्म कहते हैं। किसी भी प्रकार का बस्ती कर्म करने में रोज रोगी का पेट साफ होना चाहिए। अनुवासन वस्तियां यानी कि तेल प्रधान वस्तियां जब दी जाती हैं तो रोगी खाना खाता है और हाथ धोने के तुरंत बाद ये बस्ती दी जाती है। जबकि आस्थापन वस्तियां यानी कि जो काढ़े प्रधान वस्तियां होती हैं उन्हें खाली पेट दिया जाता है। रोगी को बाईं करवट में लिटाया जाता है, बायां पैर सीधा और दायां पैर मोड़कर पेट के पास लाया जाता है। बायां हाथ सिर के नीचे और दायां हाथ शरीर के ऊपर रखकर मन शांत रखते हुए और गहरी सांस लेनी चाहिए। पंचकर्म कर्मचारी पहले मल द्वार के आसपास क्लीन करके पहले कॉटन या फिंगर से गुदद्वार का स्थानिक स्नेहन करते हैं और फिर स्टेरलाइज किए हुए कैथेटर के द्वारा सावधानी से अंदर डालते हुए बस्ती को ना बहुत तेज और ना ही बहुत धीरे अंदर छोड़ते हैं। अनुवासन बस्ती के लिए ग्लिसरीन सिरिंज या फिर कैथेटर लगाकर दी जा सकती, इसकी मात्रा कम होती है। जबकि आस्थापन बस्ती देने के लिए एनिमा पॉट या फिर अवेलेबल विभिन्न प्रकार के बस्ती पुटकों का इस्तेमाल किया जाता है। बस्ती के पश्चात कर्म, अनुवासन बस्ती के पश्चात 5 मिनट तक रोगी को सुलाकर बटक, एड़ी आदि को मला जाता है ताकि बस्ती थोड़ा समय अर्थात कम से कम 2-3 घंटे शरीर में रुके। अनुवासन बस्ती के बाहर आने के बाद रोगी को स्नान करा के भोजन कराया जाता है। आस्थापन बस्ती यानी कि निरुह बस्ती, काढ़े की बस्ती देने के बाद पेशेंट को सीधा सुला दिया जाता है। बस्ती के बाहर आने के बाद रोगी को स्नान करा के उसको भोजन कराया जाता है। बस्ती यदि बाहर ना आए तो क्या क्या करना चाहिए। अनुवासन बस्ती यानी कि तेल बस्तियां ज्यादातर 2-3 घंटे में बाहर आ जाती हैं। अधिकतम ये 9 घंटे तक अगर शरीर में रहती हैं तो कोई परेशानी नहीं होती है। अगर 24 घंटे तक भी अनुवासन बस्ती बाहर न आए तो कुछ नहीं करना चाहिए, लेकिन 24 घंटे के बाद तीक्ष्ण निरूह बस्ती यानी कि काढ़े की बस्ती देकर उसे निकालने की कोशिश करनी चाहिए। किंतु यदि अनुवासन बस्ती बाहर भी ना निकले, शरीर के अति रूक्ष होने के कारण पूरी तेल बस्ती एब्जॉर्ब हो जाए, पेशेंट को, रोगी को कोई हानि ना हो, कोई चिंता की बात ना हो, जैसे कि सिर दुखना, पैर दुखना, कमर दुखना, इस तरह की कोई परेशानी ना हो, तो बस्ती निकालने का प्रयास नहीं करना चाहिए। कोई चिंता की बात नहीं होती है। रोगी को दिन भर
भर धनिया और सौंठ से युक्त गर्म पानी देना चाहिए। साधारणतया निरूह बस्ती 10 से 15 मिनट के भीतर ही बाहर आ जाती है। अधिकतम 45 मिनट तक यानी कि 1 मुहूर्त तक यदि निरूह बस्ती बाहर न आए तो फलवर्ती देकर निरूह बस्ती को निकालना चाहिए। दोबारा अधिक तीक्ष्ण निरूह बस्ती देकर बस्ती को बाहर निकालना चाहिए। रोगी को किसी भी पंचकर्म को कराते समय कुछ विशेष सावधानियों का पालन करना चाहिए। रोगी को बहुत ज्यादा प्रवास करना यानी कि बहुत ज्यादा चलना, बहुत ज्यादा हवा में घूमना, बहुत ज्यादा हंसना बोलना, इन सब चीजों को नहीं करना चाहिए। रोगी को पंचकर्म कराते समय हल्का गर्म पानी या फिर उबाल कर ठंडा किया हुआ हल्का सुपाच्य पानी पीना चाहिए। आहार रोगी को बहुत संभल कर लेना चाहिए यानी कि हल्का सुपाच्य आहार लेना चाहिए जो पचने में सरल हो। ऑयली, बेकरी प्रोडक्ट या फिर बाहर का खाना, स्पाइसी खाना, ये सारी चीजें नहीं खानी चाहिए। रोगी को दिन में नहीं सोना चाहिए और रात्रि जागरण नहीं करना चाहिए। इसके अतिरिक्त चाय, कॉफी, चूड़ा, फरसाण इस तरह की चीजों का प्रयोग भी अपनी डाइट में नहीं करना चाहिए। इन सभी सावधानियों का प्रयोग करते हुए यदि बस्ती का प्रयोग किया जाता है तो रोगी को पंचकर्म से बहुत लाभ होता है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ बस्ती किस तरह से कार्य करती है, इस बारे में बहुत सारी रिसर्च की गई। अगर इन रिसर्च का सार देखा जाए तो बस्ती 3 प्रकार से कार्य करती है। पहला, पैसिव डिफ्यूजन। पैसिव डिफ्यूजन के द्वारा बस्ती गुद मार्ग से एब्जॉर्ब होती है। गुद मार्ग भी औषधियों को देने का एक मार्ग कहा गया है। इसलिए पैसिव डिफ्यूजन के द्वारा जो औषधियाँ या तेल बस्ती के द्वारा दिए जाते हैं वो एब्जॉर्ब होते हैं और पूरे शरीर में वात का समन करते हैं, पूरे शरीर में दोषों का समन करते हैं। आयुर्वेद में कहा गया है कि गुद सर्व शरीर का मूल होता है। हमारा शरीर एक वृक्ष के समान कार्य करता है। इसलिए जो भी औषधियाँ गुद मार्ग से दी जाती हैं वो जिस प्रकार पेड़ों की जड़ों से पानी और न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब होता है उसी प्रकार से ये औषधियाँ एब्जॉर्ब होती हैं और पूरे शरीर में इन औषधियों का प्रभाव पड़ता है। दूसरा प्रभाव बस्ती की मात्रा के कारण होता है। बस्ती की अधिक मात्रा के कारण इलियोसिकल वॉल्व तक जाकर पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट यानी कि जो गट के मूवमेंट होते हैं उनको इंड्यूस करती है, जिससे कि लार्ज इंटेस्टाइन की क्लींजिंग हो जाती है। लार्ज इंटेस्टाइन हमारे शरीर में जितना भी वाटर एब्जॉर्प्शन होता है, कई सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और विटामिन का, मिनरल्स का जो एब्जॉर्प्शन होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन से होता है। इसलिए जो हार्ड मल होता है, रुके हुए दोष होते हैं, उनको बाहर निकालने का कार्य बस्ती करती है। इस प्रकार से ये बस्ती शोधन करती है। कई बार देखा गया है कि बस्ती देने पर पत्थर की तरह फंसा हुआ हार्ड स्टूल बाहर निकलता है। तीसरा जो कार्य करने का तरीका होता है बस्ती का, ये जितने भी पोर्स होते हैं वेसल्स के गट में उनको ओपन करता है। ये क्लॉग्ड जो पोर्स होते हैं उनको ओपन करता है। इसके अलावा बस्ती के जो बस्ती द्रव्य होते हैं, जो इसमें औषधियां होती हैं, वो एब्जॉर्ब होके सारे शरीर में जाके जितने भी क्लॉग्ड पोर्स होते हैं उनको ओपन करती हैं, जिसके कारण शरीर में पोषण बढ़ता है, न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन बढ़ता है। इसके अतिरिक्त जो भी डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं उनका सिक्रीशन बढ़ता है, जिसके कारण डाइजेशन इंप्रूव होता है। बहुत सारे विटामिन और मिनरल्स का जो फॉर्मेशन और एब्जॉर्प्शन होता है वो डाइजेस्टिव सिस्टम में होता है, जो कि इंप्रूव होता है। इसी कारण से विटामिन B12, विटामिन D, विटामिन K, इन माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की डिफिशियंसी में बस्ती देने पर बहुत आराम मिलता है। विटामिन B12 की डिफिशियंसी जो हमारे देश में आज एक एंडेमिक की तरह देखी जा रही है, ऐसे केसेस में भी अगर बस्ती का प्रयोग किया जाता है, विटामिन B12 की डिफिशियंसी में तुरंत प्रभाव पड़ता है, मतलब कि पेशेंट में विटामिन B12 का स्तर सुधरता है। क्या बस्ती के साइड इफेक्ट भी होते हैं? अगर बस्ती का प्रयोग सही प्रकार से न किया जाए या फिर बस्ती अच्छी तरीके से बाहर ना निकले तो थोड़े बहुत साइड इफेक्ट हो सकते हैं, जैसे कि सिर दर्द होना, चेस्ट में पेन होना, गुदा में यानी कि एनल रीजन में शूल होना, दर्द होना। इसके अलावा बस्ती और लिंग में शोथ आ जाना, यानी कि लोअर रीजन में अगर इन्फ्लेमेशन होता है। इसके अलावा बार बार सर्दी जुकाम होना, गुदा में यानी कि एनल रीजन में कैंची काटने जैसी पीड़ा होना, जी मचलाना यानी कि उल्टी जैसा महसूस होना, मल मूत्र की रुकावट यानी कि कॉन्स्टिपेशन होना। इसके अलावा श्वास में वृद्धि यानी कि ऐसे समय पे पेशेंट को एंजाइटी हो सकती है। कई बार पेशेंट का शरीर बहुत रूक्ष हो जाता है। ये सारे लक्षण भी मिल सकते हैं। इसलिए बस्ती का प्रयोग सदैव किसी अभ्यस्त वैद्य के मार्गदर्शन में ही किया जाना चाहिए। बस्ती के बारे में कहा गया है, नाभि प्रदेशम कटि पार्श्व कुक्षि गत्वा सकृत दोष चयम विलोड्य सह स्नेह कायप सपुरीश दोषः सम्यक सुख नैति च यह बस्ती। नाभि प्रदेश, कटि, पार्श्व और उदर में जाकर मल और दोषों के संचय को मथ कर और शरीर को स्निग्ध करते हुए मल के साथ दोषों को निकालने वाली को बस्ती कहते हैं। बस्ती सदैव से ही हर प्रकार के दोष में बहुत
बहुत ज्यादा लाभदायक होती है। 3 प्रकार से, यानी कि समन, शोधन और स्वस्थ व्रत, इन तीनों प्रकार से आयुर्वेद में कही गई ये बस्ती आपके लिए लाभदायक होती है। इसलिए पंचकर्म नियमित रूप से कराते रहें, उचित आहार लें, स्वस्थ रहें, निरोगी रहें। धन्यवाद। के लिए और आयुर्वेद के विषयों के बारे में और जानकारी प्राप्त करने के लिए हमें ज़रूर लिखें और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।